हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कुछ हास्य कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके मन को पूरा गुदगुदा देगी। मेरी कहानी का शीर्षक है गूंगी का गुड़। दोस्तों, बात दरअसल यह है कि एक दिन खिड़की से सटी मेरी मेज और वहीं पास में बैठी मैं कुर्सी पे बार बार हाथ कलम को पकड़े कागज पे टिकाती, थोड़ी सी लिखती, फिर बंडल बनाकर उस कागज को पास में ही पड़ी कूड़े की बाल्टी में डाल देती। कुछ नया लिखने की कोशिश में दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। अपने पाठकों के मन को गुदगुदाने की कोशिश में कागजों के बंडल कूड़ेदान में उठते ही जा रहे थे। असल में मुझे कुछ लतीफे लिखने थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि किस सिरे को पकड़ूं। तभी दरवाजे की घंटी बजने की आवाज हुई। अनमने ढंग से उठी। मेरे समय को बांटने अब कौन आ गया? दरवाजा खोला तो सामने मनसुख लाल जी। ओए होए, गलती से उनका प्रचारू नाम निकल गया। दांत निपोड़ते हुए खड़े थे। वे मेरे पिताजी के साथी हैं। शायद उन्हीं के बारे में पूछने पे आ गए होंगे। पर उन्हें देखकर मेरे दिमाग की बत्ती अवश्य जल उठी। मुझे लिखने का कोई माध्यम तो मिला। पिताजी से उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। चलो आज उन्हें ही अपनी कलम का साथी बनाती हूँ, सोचकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। मनसुख लाल जी हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। इनकी बातें भी गजब की होती है। अब इनके नाम सुनकर अचरज ना करना। माँ पिता ने बहुत सोच समझकर इनका नाम मानिक चंद्र रखा था, पर इनकी खुद की आदत ने ही इनके नाम को बदल डाला। अब ये दुनिया में मनसुख लाल के नाम से ख्याति पाए हुए हैं। उम्र लगभग 50 से 55 की होगी। दांतों ने तो हिलना भी शुरू कर दिया, पर अपने आप को किसी जवान से कम नहीं समझते। थोड़े रसिक मिजाज के हैं। औरतों को ताड़ने में इन्हें बहुत मजा आता है। वैसे इस नाम को रखने में किस्मत ने भी खूब साथ दिया। एक एक्सीडेंट में उनकी एक आंख का ब्रेक फेल हो गया। मेरा मतलब है उनकी एक आंख हमेशा मटकती रहती है, खास करके जब औरतें सामने से गुजरती हैं। मानो आंखों का ढक्कन अपने संतुलन को ही खो देता है और कोसी नदी में आए बाढ़ की तरह बेकाबू हो जाता है। अपने किनारों को बांधने की वे खुद भी कोशिश नहीं करते। खुलने और बंद होने का सिलसिला जो शुरू होता है वह शताब्दी एक्सप्रेस की चाल में बस दौड़ता ही रहता है। उनकी इस आदत पे औरतों को गुस्सा तो आता है, पर अपनी इस बीमारी के वायरस का उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया है कि किसी को बोलते नहीं बनता। मोहल्ले के कुछ सड़क छाप लड़कों ने अपनी बिरादरी का समझकर उनका नाम बदलकर मनसुख लाल कर दिया। ऊपर से जो दिखावा करे, पर अपनी इस नए नाम को सुनकर वे अंदर ही अंदर कमल की तरह खिल जाते हैं। मन को सुख देने वाली उनके नयन उनके अरमानों को बढ़ावा देने में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे ही उनके कुछ खट्टे मीठे कारनामे हैं जिन्हें मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ। मेरे पिताजी तो उनसे छिपे ही रहते हैं। पता नहीं उनकी किस आदत के कारण वे शर्मिंदा हो जाए, यही डर मन में छाया रहता है। मनसुख जी को गाने का बहुत शौक था। भले ही उनके गले से निकलने की आवाज फटे बांस की तरह निकले, पर अपने आप को वे प्रसिद्ध गायक श्री मोहम्मद रफी से कम नहीं समझते। सुबह सुबह उनके कान फोड़ू रियाज से घर वाले परेशान ही रहते। एक तो गाना, ऊपर से उनका शायराना अंदाज। उनकी धर्म पत्नी कमला हमेशा चिढ़ी रहती। हर चीज को सीधे तरीके से बोलना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। उनके गाने के बोल साधारण वाक्य में हमेशा घुसे रहते। एक सुबह कमला ताई उठी तो पास के बिस्तर पर देखा, पर पतिदेव नहीं दिखे। इतनी सुबह कहाँ चले गए? माथा टनका, कहीं आंख मटकाने तो नहीं निकल गए? सावन के अंधे को हर चीज हरी ही दिखाई देती है, ये कहावत तो सुना होगा आपने। जल्दी से बाहर निकली, आसपास नजर दौड़ाई, देखा घुसरखाने के आगे लंबे लंबे डग भरे ही जा रहे हैं। एक हाथ में धोती का सीरा और दूसरे हाथ में लोटा। देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देश की सरहद पे खड़े हों, एकदम सजग प्रहरी। मजाल है कोई इनके सामने से गुसलखाने में घुस जाए।
उनकी भाव भंगिमा को देखकर कमलाताई के मुंह से अचानक से निकल गया कि इतनी बेचैनी से आप टहल क्यों रहे हैं। फिर झट से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। ओहो, मैंने तो बिल्ली के गले में घंटी ही बांध दी। मनसुख लाल जी तो जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। अब सुनिए मनसुख लाल जी का जवाब। चलती है पेट में कुछ ऐसी लहर, लगता है कि इन्हें किसी किनारे की तलाश हो। इतना सुनते ही बौखलाते हुए कमलाताई अंदर चली गई और मनसुख जी वापस अपनी चहलकदमी पे लग गए। अपनी नित्य क्रिया करने के बाद वो बाहर दालान में पेपर लेकर वो बैठ गए। पर पेपर पे आंखें कम रहती, बाहर आती जाती औरतों पे ज्यादा ताका झाकी करते हुए मिलती। जब कमला ताई आसपास दिखती तो मन को सुख देने वाली अपनी आंखों को पेपर पे टिका लेते। पर प्रकृति के नियम को शायद वो भूल रहे थे। पत्नी तो कूलर जैसी होती है, ठंडक कम, आवाज ज्यादा, और तो और रिमोट भी नहीं होता। पर पति स्प्लिट एसी की तरह होते हैं। बाहर जितना शोर करो, घर के अंदर एकदम शांत और ठंडे रहते हैं। ऐसी ही स्थिति दोनों के वैवाहिक जीवन में चल रही थी। बाहर अपनी आंखों को चाहे जितना मटका ले, पर कमला ताई के सामने उनकी आंखें हिलना ही बंद कर देती। एक बार मनसुख जी सज धज के घर से बाहर निकले, यह कहते हुए कि जरा लैला की माँ से मिलकर आता हूँ। उनके इस बात पे कमला ताई तो भड़केगी, पीछे से बहुएं भी खिलखिला पड़ी। बाबूजी यह क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि बादल फटे और बारिश हो जाए, उन्होंने इस मामले को वहीं पे रफा दफा कर दिया। अब जरा उनकी शायराना पंक्तियां तो सुन लीजिए। उन्होंने शॉपिंग मॉल की तुलना लैला की माँ से की थी। मॉल में यही तो होता है, इतना ताम झाम, इतनी चमक, इतना दिखावापन कि लोग जिसे लैला समझते हैं वह लैला की माँ निकलती है। उनकी इस सफाई को सुनकर कमला ताई ने अपने माथे पर हाथ रख दिया। खैर इन सब से बेखबर मनसुख लाल धोती का एक सिरा पकड़ा और घर से बाहर निकल गए। पत्नी से खास हिदायत मिली थी कि आंखों को खुली छूट ना दें। सुबह के निकले मनसुख लाल रात के 8 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो परिवार को चिंता होने लगी। कमला ताई ने बेटे को शॉपिंग मॉल भेजा। बेटा शॉपिंग मॉल में पिताजी को ढूंढ रहा था। तभी पिताजी को एक लाइन में खड़े देखा। दौड़ते हुए उनके पास आया। बेटे को देखते ही वे फट पड़े। यहाँ मैं सुबह से लाइन में लगा हूँ, पर यह तीनों साहब जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। सुबह से रात हो गई पर लाइन वहीं की वहीं है। उनकी इस बात पर बेटा अवाक रह गया। पिताजी जिसको आदमी समझ रहे थे वह तो पुतला था, फिर लाइन कैसे हटती। पर बेटा अभी उन्हें समझाकर मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। पिताजी का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगा। तभी मनसुख जी सामने स्वचालित सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए बोले, अरे बेटा रुकना, ये लैला की माँ बहुत जादू भी दिखाती है। देख तो सही सीढ़ियाँ कैसे अपने आप चल रही है। उनकी बात सुनकर मॉल में खड़े सारे लोग हंस पड़े। पर बेटे को अपनी इज्जत प्यारी थी, सो पिताजी को आनन फानन में वहां से निकाला। घर जैसे ही पहुंचे, कमला ताई दरवाजे पे ही बाट जोह रही थी। पर जब बेटे ने सारा वाकया सुनाया तो उनका चेहरा देखने लायक था। उधर मनसुख जी भी कभी अपनी आंखें ऊपर करते तो कभी नीचे। पत्नी और सूर्य में यही तो समानता है, आप दोनों को घूर नहीं सकते। कमला ताई उनकी इस हरकत पे बोली, ये मेंढक की तरह अपनी आंखें क्या नचा रहे हो। काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती।
मनसुख जी कमला ताई की बातों पे हंसते हुए गाना गुनगुनाते अंदर चले गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसी तरह से हर दिन दोनों के बीच में नोक झोंक होती रहती। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। कमला ताई उनपे हर दिन की तरह उबल रही थी। तभी उनके मुंह से निकल गया, काश मैं लव मैरिज करता। कम से कम पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाली बात तो फिट हो जाती। ये अरेंज्ड मैरिज की यही तो साइड इफेक्ट है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता। उसके बाद तो मनसुख जी की खैर नहीं रही। वो तो भला हो पड़ोसन का जो कुछ काम लेकर वहां प्रकट हो गई, पर मनसुख जी की आंख वहां दगा दे गई। फिर तो जो तूफान घर में उठा वो किसी बवंडर से कम ना था। उनके कारनामे ऐसे ऐसे होते हैं कि मेरा कागज कम हो जाए, पर उनकी हरकतों पे लिखना रुकता नहीं। लिखते लिखते पेट में मरोड़ सी होने लगी थी। अरे भाई कुछ गलत मत सोच लेना, मुझे किसी किनारे की तलाश नहीं है। वो तो गुदगुदी पैदा हो गई अंदर। पर अब कितना लिखूं। पर एक मिनट एक वाकया याद आ गया, जाते जाते यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मनसुख जी थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के हैं, एक पंथ दो काज पे ज्यादा भरोसा करते हैं। हुआ यूं कि उनके घर और बाहर पहनने वाली दोनों चप्पलों ने देहावसान कर दिया। अपने बेटे के साथ उनका काफिला चला चप्पल लेने। कमला ताई ने बेटे को पहले ही सावधान कर दिया था, पर वहां भी दुकान वाले से उलझ पड़े। दुकान वाला घर की अलग और बाहर की अलग चप्पलें दिखाता, पर वे जिद पे अड़े रहे कि एक ही चप्पल लेनी है और वो भी बाहर वाली। बाहर वाली चप्पल वाटर प्रूफ भी होनी चाहिए, ताकि घर में भी प्रयोग हो जाए, और वो भी गारंटी के साथ चाहिए। दुकानदार उन्हें समझाते समझाते थक गया। एक आध बार पानी में चला जाए तो ठीक है, पर बाहर वाली चप्पल हमेशा पानी में कैसी टिकी रह सकती है। बस क्या था, बेटे के साथ बैरंग वापस आ गए। बेटे ने तो वहां अपना मुंह भी ना खोला। कौन अपनी जगहसाई करवाता। घर आए तो एकदम तमतमाए हुए थे। कमला ताई ने पूछा कि ये टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहे हो। तुरंत पलटवार करते हुए बोला, शादी के पहले तुझे देखने गया था तो तेरी आवाज रेडियो से भी हल्की थी, पर शादी के बाद अपनी आवाज में कौन सा एम्पलीफायर लगा ली। उस दिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो किसी मैराथन से कम ना था। तो ऐसे ही थे हमारे पड़ोसी मनसुख जी। उनकी कहानी तो चलती रहेगी। अब अपने लतीफे में कुछ और बातों को शामिल करती हूँ। कम से कम उनके कारण मुझे लिखने का जरिया तो मिला। लिखने के इस सफर में कुछ और मुसाफिर, कुछ और दास्तान को शामिल करती हूँ। मेरे लतीफे के अगले भाग का इंतजार जरूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।